हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपीएससी 2024 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिससे आप कम से कम समय में यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए। इस स्ट्रेटेजी में मैंने पूरे टाइम पीरियड जो अभी से लेके एग्ज़ाम तक बचे हैं उनको 3 फेसेस में डिवाइड किया है। पहला फेस जो हमारा होगा वो होगा सितंबर चल रहा है अभी, अक्टूबर टू दिसंबर का, ये 3 मंथ का पहला फेस होगा। दूसरा फेस हमारा जनवरी से लेके मार्च तक चलेगा, ये भी फेस 3 मंथ का होगा। और जो थर्ड फेस होगा वो मार्च से लेके एग्ज़ाम तक चलेगा, ये वाला फेस जो होगा वो 2 मंथ्स का होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने पहले फेस की, जो फेस 1 है, जिसमें हमारे पास अक्टूबर से लेके यानी सितंबर, आज जो भी डेट है सितंबर का, आज से लेके सितंबर में कुछ 12-15 दिन बचे हैं, और अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना। ठीक है, तो 3.5 मंथ्स लगभग हमारे पास होंगे, और जो लोग अक्टूबर से इसको देख रहे हैं उनके लिए 3 मंथ्स उनके पास होंगे इस पहले फेस को कंप्लीट करने के लिए। पहले फेस में हमारा टारगेट रहेगा कि हमारी जो बेसिक्स हैं, है ना, बेसिक्स ऑफ व्हाट, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिक्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है इस फेस के दौरान। अब आप बोलोगे कि आपको बनना है यूपीएससी ऑफिसर, आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड ऑल सब्जेक्ट, और उसके आपको बेसिक्स नहीं पता, यानी कि आपको ABCD नहीं पता, और आप सीधे पढ़ने जा रहे हो सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते भी ABCD सीख जाओगे, बट ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत बुरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक्स ज़रूर करें, और बेसिक्स के बाद आप स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ें। बेसिक्स फिर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद आपको बेसिक्स ज़रूर आ जाएंगे, बट अगर आप बेसिक पढ़े बिना स्टैंडर्ड पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और ये बेसिक्स आएगा कहाँ से? ये बेसिक है आपका NCERT। ठीक है, 6 to 12 की NCERT आपको करनी है, ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट की बेसिक क्लियर हो जाए। जो चीज़ें एक 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे को आती है वो आपको भी आनी चाहिए, वो होता है बेसिक। ठीक है, NCERT में कुछ NCERT कंपलसरी हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और कुछ वॉलंटरी है जो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप पहले 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हो, आपने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, तो आपको NCERT पढ़नी चाहिए। अगर आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आपको NCERT पूरी पढ़नी चाहिए। या फिर वो लोग जो टोटली बिगिनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी सारी की सारी NCERT पढ़नी चाहिए। पर अगर एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है जिसने अपना आर्ट्स पॉलिटी से किया हुआ है, या फिर आर्ट्स से अपना 11-12 किया हुआ है, और ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से करी हुई है, तो उसे पॉलिटी की बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप BA से हो और आपने BA में ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, तो आपको फिर ये सारे सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 11 और 12th की NCERT पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं कि 6 से 10 तक की NCERT जो है ये वॉलंटरी है, यानी कि आप जब 11-12 पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप 6 to 10 पढ़ सकते हो। लेकिन 11-12 की जो NCERT है ये कंपलसरी है, आपको 11-12 की NCERT पढ़नी ही पढ़नी है, और इनका
एडिक्वेट रिवीजन भी करना है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है फेस 1 में, नंबर 1 टारगेट, ये है एनसीईआरटीज़ को पढ़ना, ठीक है। देन सेकेंड जो टारगेट है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को ख़त्म करना, ठीक है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 लेटेस्ट बाई दिसंबर, ठीक है। अगर दिसंबर से पहले ख़त्म कर लेते हो आप तो वेल एंड गुड, पर लेटेस्ट दिसंबर तक आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 100% कंप्लीट हो, वैसे 100% कभी भी कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता, तो अगर आपका 95% भी कंप्लीट हो जाता है ऑप्शनल का सिलेबस तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं है या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो भी एटलीस्ट 80% ऑप्शनल का सिलेबस आपका ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि 20% आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कंप्लीट कर पाओगे और इस 80% को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो पहला टारगेट हमारा इस 3-4 महीने के ड्यूरेशन में है एनसीईआरटीज़ को ख़त्म करना, जिससे हमारी बेसिक कंप्लीट होगी। नंबर 2 ऑप्शनल को ख़त्म करना है आपको दिसंबर तक। एंड नंबर 3 इंटीग्रेटेड स्टडी। नंबर 3 आपको जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी बेसिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड बुक को इग्नोर कर सकते हो टोटली, और आप एक चीज़ कर सकते हो, मेंस के जो भी सिलेबस हैं, ठीक है, जस्ट ए मिनट, मेंस के जो भी सिलेबस हैं, जैसे GS 1 का सिलेबस है, GS 2 का सिलेबस, GS 2 का सिलेबस है, तो इन सब के सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स का आपको मेंस स्पेसिफिक नोट रेडी करना है, ठीक है। कीवर्ड स्पेसिफिक नोट्स, जैसे कि मान लीजिए आप GS 2 पढ़ रहे हो और GS 2 में आपको कीवर्ड जब पढ़ोगे तो उसमें NGOs के बारे में बोला गया, तो NGO के बारे में आपके पास एटलीस्ट 2-3 पेजेस का नोट्स होना चाहिए, जिसमें हर वो चीज़ लिखी होनी चाहिए जो NGOs के बारे में पूछी जा सकती है, ठीक है। NGOs क्या होते हैं, NGOs का फंक्शन क्या होता है, NGOs कैसे समाज को बेनिफिट पहुंचाते हैं, फिर NGOs में चैलेंजेस क्या है NGOs में, उसके बाद इन चैलेंजेस को सरकार कैसे दूर कर सकती है, अभी तक सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं NGOs के प्रमोट करने के लिए या कुछ भी, और NGOs से क्या प्रॉब्लम है, क्या इशूज़ हैं NGOs से जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स, ऐसे ही हर एक टर्म का आप मेंस स्पेसिफिक नोट्स बना लोगे, और ये नोट्स बनाना मुश्किल नहीं है। आप NGOs सर्च करोगे गूगल पे और पीछे लिखोगे UPSC, ठीक है, तो आपको जो टॉप 2 वेबसाइट्स मिलेंगी, वो फोरम हो सकती है या फिर कोई और भी UPSC की वेबसाइट हो सकती है, दोनों वेबसाइट को कंबाइन करके आपको इन कीवर्ड्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी बेसिक कर रहे हो, और बेसिक जब ख़त्म हो जाए तो ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था, पहला NCERT यानी कि बेसिक्स ख़त्म होना चाहिए, दूसरा ऑप्शनल लगभग 80-90% ख़त्म हो जाना चाहिए, और थर्ड मेंस स्पेसिफिक नोट्स रेडी होने चाहिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको इस टाइम पीरियड के बाद कभी फिर टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस के लिए बैठ के नोट्स बनाओ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 हमारा जो होगा वो चालू होगा जनवरी से और ख़त्म होगा मार्च में, ठीक है। तो जो जनवरी का महीना होगा, अब आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट 15 डेज, ठीक है। आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है फॉर पॉलिटी। ध्यान रखना है कि आपके जो सोर्सेस हो वो एक ही हो। अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए किसी
इंस्टीट्यूट का नोट पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उस इंस्टीट्यूट का नोट्स ही रिफ़र कर सकते हो, या फिर आप कोई बुक और रिफ़र कर रहे हो तो उसी बुक को पढ़िए। आपको सोर्सेस अपने एक ही रखते हैं, या तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो या तो आप कोई और बुक पढ़ लो, ठीक है। तो आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत, और बचे हुए 15 डेज़ में आपको कंप्लीट करनी है इकोनॉमी। अब देखिए, ये जो 15 डे का रूल है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है किसी को पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, 20 डेज़ लग जाए, तो क्या करेगा वो अपनी टाइम मैनेज करने की कोशिश करेगा इकोनॉमी से, ठीक है। हो सकता है इसमें 17 डेज़ लग जाए, और तो फिर इसको आप 13 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले महीने में आपको करना है नंबर 1 पॉलिटी, नंबर 2 इकोनॉमी। ये आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पहले इकोनॉमी फिर पॉलिटी, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हैं। फिर आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट और जियोग्राफी, साथ में पढ़ने हैं आपको एनवायरनमेंट और जियोग्राफी, 15 दिन इसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ये टाइम सफिशिएंट नहीं है दोनों को ख़त्म करना, एनवायरनमेंट और जियोग्राफी, तो इसको आप 20 डेज़ भी दे सकते हो, 10 डेज़ ईच। और उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री। आप इन चारों सब्जेक्ट में, चारों नहीं 5 सब्जेक्ट में, नंबर 1 2 3 4 5, आप जिस सब्जेक्ट को चाहें पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, पर ये 5 सब्जेक्ट ही सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इन 5 सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस के मदद से आप यूपीएससी प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो मार्च का फर्स्ट 15 डेज़ होगा उसमें आपको ख़त्म करना है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। इन दोनों के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने नहीं बताया, एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और बुक जो आपको सूटेबल लगता हो या आपके टीचर्स ने सजेस्ट किया हो। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, प्लस टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो जीसी लियो। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ, बट अगर आप बिपिन चंद्र पढ़ते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक में सजेस्ट करूँगा कि 6 to 7 आवर्स का यूट्यूब पे एक मैराथन सेशन देख लीजिए, जिससे आपका साइंस एंड टेक का बेसिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि साइंस एंड टेक है क्या। मैराथन सेशन से आपके बेसिक्स ख़त्म हो जाएंगे। इन बेसिक्स से वैसे सवाल नहीं पूछे जाते, बट ये बेसिक्स क्लियर रहेगा तब आप साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। मैंने बोला ना, ABCD सीखे बिना आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जब भी आप ABCD सीखे बिना सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। वैसे ही आप अगर बेसिक नहीं सीखते हो और आप करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे साइंस एंड टेक का, वहाँ एडवांस चीज़ें होगी, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक दिन आप 6 to 7 आवर का मैराथन सेशन देखिए, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स का कोई भी कंपाइलेशन लीजिए। इस टाइम तक देखिए, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च तक ईयरली कंपाइलेशन आ चुकी होगी, ठीक है। चाहे वो PT 365 हो, विजन IAS का, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का, तो आप वहाँ से इसको रिवाइज, वहाँ से आप साइंस एंड टेक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक के सारे सवाल जो होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो फेस है ये है फेज़ 3, और ये चालू होगा हमारा फेज़ अप्रैल से, और ये तब तक करेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। इस फेज़ का ज़्यादातर, इस फेज़ में हम क्या करेंगे, इस फेज़ में हम करेंगे जितना हो सके, ठीक है, उतना मॉक टेस्ट लगाएंगे हम, ठीक है। फिर इस आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस और यूपीएससी के क्वेश्चंस बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी कि एक जैसे नहीं होते लगभग। तो जब
ये सेम नहीं है या फिर इस पैटर्न में नहीं पूछे जाते, तो हम मॉक टेस्ट लगाए क्यों? मॉक टेस्ट आपको लगाना है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। आपका पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और 2 आवर्स में कंप्लीट इस तरीके से हो कि आप पहले राउंड में फर्स्ट बार जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो क्वेश्चंस आपको श्योर शॉट आते हैं। फिर सेकेंड टाइम आते हो और आप वो क्वेश्चन जो आपने लीव किया उस पर सोचते हो और आप उसको करने की कोशिश करते हो। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में जो सेकेंड राउंड में आपके क्वेश्चंस नहीं हुए थे उसके बारे में सोचते हो और उनको भी अटेम्प्ट करते हो। तो इतना टाइम आपके पास 2 घंटे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और आपका टाइम ख़त्म हो गया। इस केस में आपका पेपर क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे आप घर पे लगाओ, घर पे भी लगा रहे हो तो आप स्टॉप वॉच ऑन करके लगा सकते हो, ठीक है, 2 आवर का स्टॉप वॉच। एंड नंबर 2, आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मान लीजिए आपने पॉलिटी का मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होता है कि पॉलिटी में अगर आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो ये क्वेश्चंस गलत कहाँ पे हुए हैं। मान लीजिए कि आपने पॉलिटी का मॉक टेस्ट लगाया और आपने पाया कि आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर, एग्जांपल में ले लेते हैं, प्रेसिडेंट चैप्टर से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चैप्टर से, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस गलत हुए। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब भी आप पॉलिटी रिवाइज करने बैठेंगे तो आप इन एरियाज़ पे, ठीक है, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स जो हैं वो आपके गलत नहीं होते, वहाँ से क्वेश्चंस आप गलत नहीं करते हो। तो जो चैप्टर्स आते हैं आपको उनको रिवाइज करने का क्या फ़ायदा? इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, उनको भी रिवाइज करेंगे, पर जहाँ गलतियाँ हो रही है वहाँ ज़्यादा रिवीजन करेंगे। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपका एक लिस्ट बन जाना चाहिए। लिस्ट किस चीज़ की? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। नंबर 1 प्रेसिडेंट हो गया, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट हो गई, नंबर 3 हाई कोर्ट हो गई। जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं वैसे टॉपिक्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तीसरा है इमोशन मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो या कोई भी पेपर देते हो तो कभी कभी क्या होता है ना कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं ABCD, तो कुछ सेट्स में जो पहले के क्वेश्चंस होते हैं, पहले के 10 क्वेश्चन मान लीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सेट्स में ये क्वेश्चंस इजी टू मीडियम होते हैं और कुछ सेट्स में ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत टफ होते हैं, ठीक है, बहुत ही टफ होते हैं। यानी कि आपने पहला किया, पहला भी आपको नहीं आता, दूसरा किया, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा किया, तीसरा भी नहीं आता, चौथा भी नहीं आता। आपने 10 सवाल किए और 10 में से 10 आपके गलत हो गए, गलत नहीं हुए, आपको आता ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, आप इमोशनल हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। बट अभी आपने 90 क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि इस 90 क्वेश्चंस में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस बनाए गए थे वो तो आपके पेपर में शुरू में है। इसके वजह से आपका मूड हो जाता है ख़राब, आप हो जाते हो सैड, और आपका माइंड का जो काम करने का एफिशिएंसी होता है वो कम हो जाता है, और आप इन 90 इजी और मीडियम क्वेश्चंस में बहुत सारी गलतियां करके आते हो। यही आपको नहीं करना है, और इसी को मैनेज करने के लिए आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। फिर मिनिमाइज मिस्टेक्स। सबसे पहली काम मिनिमाइज मिस्टेक्स आप मिस्टेक्स को मिनिमाइज तो तब करोगे जब आपको पता है कि मिस्टेक्स क्या हो रहा है। तो इससे पहले आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स। पहले आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो कि आप क्या गलती कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि आपको डेटा एंड फैक्ट्स, डेट्स वगैरह याद नहीं रह रहा है, इस वजह से गलती हो रही है, या फिर आप कुछ माइनर मिस्टेक्स कर दे रहे हो, जैसे कि आप क्वेश्चंस सही से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर जब OMR शीट भर रहे हो तब उसमें मार्क करना था मार्क करना था B और आपने मार्क कर दिया A,
ये सारी गलतियाँ अगर हो रही हैं तो इसको आइडेंटिफाई करो। अगर डेट्स वगैरह याद नहीं रहते तो इस पे फोकस करो और इनको याद करो। अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं तो इनको कोशिश करो कि अगले मॉक टेस्ट में मुझे इन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको मिनिमाइज करना है। ठीक है, कि जस्ट ए मिनट। और इसके साथ साथ लास्ट फेज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले ही मैंने लास्ट फेज में रखा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाले फेज में, इससे पहले वाले फेज में चलते हैं। पेज तो मैंने गंदा ही कर दिया है बिल्कुल। मान लीजिए इस फेज में जनवरी में आपको पढ़नी है पॉलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी को पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको पॉलिटी के प्रीवियस कम से कम 5 सालों के क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस 5 सालों के, जस्ट ए मिनट, 5 सालों के PYQs पॉलिटी के, ठीक है, आपको रीड करने हैं, सॉल्व नहीं करने, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं तो ये सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। आपको रीड करना है, जितने क्वेश्चंस हो सके, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो पहले दिन ही फर्स्ट डे आप क्या करो, या तो प्रीवियस ईयर 10 या 5 ईयर्स के वीडियोस देख लो जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। अब मैं बात कर रहा था कि ओके, हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ना चालू किया तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, पॉलिटी का एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का, जस्ट ए मिनट, फर्स्ट डे पॉलिटी का एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के आपको 5 to 10 ईयर्स के आपको क्या हो रहा है, 5 to 10 ईयर्स के PYQs सॉल्व करने हैं, यानी देखने हैं, रीड करने हैं, सॉल्व नहीं करने आपको। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में यानी पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जब पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो आपको पता होगा कि किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किन एरियाज़ पे आपको कम फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेज 3 में हमने बात कर ली थी कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, और उन मॉक टेस्ट को सिर्फ लगाना ही नहीं है, एनालाइज भी करना है, यानी कि उनसे अपनी गलतियां निकालनी है, उन गलतियों से आपको सीखना है, उन गलतियों को मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये आपको करना है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आप एनालाइज नहीं कर रहे, तो उससे अच्छा आप मॉक टेस्ट मत लगाइए, वो आपका टाइम वेस्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 100% आपको तय करना है कि वो मॉक टेस्ट आप रिवाइज करके जाओ, उसे एनालाइज करके जाओ। ठीक है, नहीं तो मॉक टेस्ट लगाने का आपके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं कि सेकेंड जो हमारा फोकस होगा इस फेज में, फेज 3 में, वो होगा रिवीजन। अगर आप मुझसे पूछते हो ना कि यूपीएससी में एक टिप या फिर एक ऐसी चीज़ क्या है जो आपको यूपीएससी में सक्सेस दिला सकती है या फिर दूसरों के ऊपर एक एज प्रोवाइड कर सकती है, वो है रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। रिवीजन ऐसी चीज़ है जो आपको लगभग 90% एस्पिरेंट से, ठीक है, 90% एस्पिरेंट से आगे ले जाएगी, और हो सकता है ये आपको एक अच्छा रैंक भी दिला दे। रिवीजन इज़ द की, क्योंकि
आप जो किताबें पढ़ रहे हो ना, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए कोई भी मुरनाल पढ़ रहे होगे आप, या कोई और पढ़ रहे होगे, यही किताबें और वही कॉन्सेप्ट्स हर एक बच्चे ने पढ़ रखा है। आपको उन बच्चों से एक ही चीज़ डिफरेंट बनाती है, और वो है आपका रिवीजन। पढ़ा तो सबने है, पर सबने रिवाइज नहीं किया, इसलिए सबको चीज़ें याद नहीं है। बट अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप उसे एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो लगभग मैंने सारे एस्पेक्ट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर कर दिए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो और अपनी तैयारी एकदम लगन से करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप प्रीलिम्स और मेंस आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्रेटेजीज हैं यही आपको लगानी है, आप अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों के पास स्ट्रेटेजीज नहीं है, ठीक है, जो बिना स्ट्रेटेजीज के तैयारी कर रहे हैं और उन्हें स्ट्रेटेजी बनानी भी नहीं आती, वो इस स्ट्रेटेजी को जैसे कि तैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बताया गया है वैसे। कुछ लोग जो अपनी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना के प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको कुछ ऐसा लगे इसमें जो उनको बेनिफिट कर सकता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोग जो स्ट्रेटेजी बनाने तो जानते हैं बट उन्होंने बनाई नहीं अभी तक, वैसे लोग इस स्ट्रेटेजी को टेम्पलेट की तरह यूज करके, ठीक है, एक अपनी नई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर कभी और वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे जो भी पीपीटीज वगैरह मैं यूज करता हूँ या फिर जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो उस टेलीग्राम ग्रुप में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।